हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा का क्या स्वरूप रहा या भारतीय शिक्षा किस प्रकार निर्मित की गई उसके विषय में अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के अगर हम पश्चात बात करें, 1947 को आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य के रूप में शिक्षा को चुना और उस शिक्षा का संरचना और उस शिक्षा का प्रारूप, उस शिक्षा में विषय, उस शिक्षा का दृष्टिकोण, उद्देश्य किस प्रकार बने और राष्ट्र में नागरिकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि राष्ट्र के एकीकरण की भावना बने रहे और विभिन्नता में एकता का भी स्वरूप बना रहे। तो इसके लिए भारत सरकार ने भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जो 1949 ईस्वी में गठन किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष के रूप में जब राधाकृष्णन जी को चुना गया तो राधाकृष्णन जी ने जो पूरे शिक्षा का संरचना का स्वरूप निर्धारित किया। एक प्रकार से ये कहें जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, उसी तरह से उन्होंने भारत में पूरी शिक्षा का जो है एक संरचनात्मक स्वरूप ढांचा जो है निर्मित किया। उस ढांचे के अंतर्गत चारित्रिक विकास यानी लोगों का व्यवहार अच्छा हो, इस पर ज़्यादा बल दिया गया था और उत्तम व्यवहार लोग कैसे सीखें इस बात पर भी बल देते हुए उत्तम व्यवहार, क्रिया इत्यादि को भी सिखाने, पढ़ाने इत्यादि संबंधी भी पाठ्यक्रम शामिल किए गए थे। उसके संग संग आध्यात्मिक पहलू भी शामिल किया गया था। यानी एक तो स्वयं दार्शनिक थे राधाकृष्णन जी, और वैसे भी भारत में जो है अध्यात्म का अपना स्वरूप या अपना स्थान विशेष रूप से सदैव ही रहा है। तो आध्यात्मिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। इस आध्यात्मिक शिक्षा में लोगों का नैतिक विकास, दृष्टिकोण, सोच समझ इस प्रकार से निर्मित किया गया कि राष्ट्र निर्माण हो सके। और इसमें जो है साथ ही राधाकृष्णन जी ने व्यावसायिक चीज़ों में के माध्यम से, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे संबंधित भी क्रियाकलाप, कौशल से संबंधित जीवन यापन करते हुए शिक्षा ग्रहण कर सके, इन बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण बेसिक स्तर पर किया गया था। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत बड़ा एक प्रारूप था और इनका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण था जो राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे उत्तम उसी समय समझा भी गया था भी। यही कारण है कि इनके जन्म दिवस को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण प्रारूप शिक्षा का तैयार करने के उपलक्ष्य में राधाकृष्णन जी को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1953-54 तक आते आते यह महसूस किया गया कि जो शिक्षा नीति या जो शिक्षा का प्रारूप विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत निर्मित किया गया था, बनाया गया था, उसमें जो है माध्यमिक क्रम थोड़ा कमज़ोर है। यानी अगर ये कहें कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो था उतना विशेष वह नहीं बन सका था। उसमें सुधार करते हुए विशेष उसका प्रावधान करके शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, जो 1953-54 में बना था। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रमों में कई विषयों को शामिल भी किया, उसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया गया। उसके संग संग कला, साहित्य, व्यवसाय और कौशल यानी जीवन यापन से संबंधित कौशलों को भी पाठ्यक्रम में विशेष रूप से स्थान दिए गए, जिसमें कृषि से भी संबंधित था, कुटीर उद्योग से भी संबंधित था। यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के ये जो है पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया था। यानी यह माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 9 से लेकर 12 तक के को जो है विशेष रूप से मजबूत किया या इस प्रकार से निर्मित किया कि बच्चे जो है इसका ज्ञान प्राप्त करके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहे। इस बात का भी हमको ध्यान में रखना है कि राधाकृष्णन आयोग जो है उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया था, माध्यमिक आयोग माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा बल दिया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये शिक्षा नीति नहीं थी, ये शिक्षा नीति को तो स्वीकार किया ही गया था 53-54 में, लेकिन विशेष रूप से जो विचार विमर्श किए गए थे वो माध्यमिक स्तर पर किए गए थे। उसके बाद आता है जो
1964-66 यानी 64 में यह आयोग बना, दौलत सिंह कोठारी आयोग, जिसको सामान्यतः लोग कोठारी आयोग भी कहते रहते हैं। ये जो दौलत सिंह कोठारी आयोग था, ये जो 64 में बना, अपना रिपोर्ट 66 में प्रस्तुत किया। यह जो आयोग है अब तक का सबसे विस्तृत, व्यापक, व्यवस्थित सभी दृष्टिकोणों पर अपना विचार, नियम, शिक्षा और परीक्षा इत्यादि सभी दृष्टिकोणों से अपना इसने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के साथ साथ अध्यापकों का भी मापदंड, अध्यापकों का भी योग्यता, क्षमता और परीक्षा इत्यादि भी निर्धारित किया गया था। इसमें जो है सभी स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर से लेकर हायर स्तर तक सभी पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित और व्यापक किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। उसमें जो है परीक्षाओं का प्रारूप तय किया गया, मूल्यांकन का प्रारूप तय किया गया, योग्यताओं का प्रारूप तय किया गया। इस प्रकार से समझिए तो सबसे जो व्यापक जो था और सबसे व्यवस्थित जो है जो शिक्षा से संबंधित आयोग का काम किया गया 1964-66 में दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा किया गया। इसमें जो है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण यानी राजनीतिक रूप से जागरूकता, सामाजिकता यानी समाज की जो बुराइयां थे उसको किस प्रकार कम किया जाए, व्यवसाय से संबंधित और विज्ञान से विशेष नहीं, थोड़ा मोड़ा विज्ञान था, विज्ञान से कोई विशेष नहीं था, फिर भी विज्ञान को इसमें शामिल किया गया। साहित्य और भाषा इत्यादि को विकास करते हुए सबको एक दूसरे की बातों को समझने, बुझने इत्यादि संबंधी गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। वो भाषा के माध्यम से शामिल किया गया या प्रशिक्षण के माध्यम से भी वो सुझाव दिए गए थे, उसको शामिल किया गया। इस प्रकार से अगर हम ये कहें तो जो दौलत सिंह कोठारी आयोग था, जो भी परंपरागत शिक्षा थी या जो भी कुछ उसमें नया परिवर्तन लाया गया था, उन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ शामिल करते हुए व्यवस्थित और व्यापक रूप से पैटर्न या प्रारूप तैयार किया था दौलत सिंह कोठारी आयोग। इसमें वेतन भत्ते सब आए थे, सेवा का भी अवधि निर्धारित किया गया था, विद्यार्थियों की भी विभिन्न स्तरों पर योग्यता, क्षमता और ज्ञान का भी स्वरूप निर्धारित कर दिया गया था। आते हैं फिर उसके बाद आता है 1986 में नई शिक्षा नीति। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी ने, ये सब तो प्रारूप था ही शिक्षा के अंतर्गत, इन्होंने कंप्यूटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया। इस शिक्षा नीति में समझिए एक प्रकार से जो नई शिक्षा नीति थी वो 1986 की, उसमें शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया था। यानी हम उस शिक्षा को या उस कला, उस कौशल को सीखें जिसके माध्यम से हमारा विकास हो, हम विश्व के साथ हम भी अपना विकास कर सकें, हम भी अपना वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण, कंप्यूटर के इत्यादि के माध्यम से हम भी विश्व से कार्य को या उत्पादन को अत्यधिक गति दे सकें। इससे संबंधित काफ़ी बढ़ावा दिया गया, जिसका मुख्य श्रेय जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जाता है। फिर भी उस समय जो भी शिक्षा नीति बनी थी, अन्य क्षेत्रों को भी देखते हुए व्यवसाय से भी इसको जोड़ने का प्रयास किया गया था। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है शिक्षा नीति जो इस समय सरकार द्वारा बनाया गया है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सभी दृष्टिकोणों से आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है, जिसमें काफ़ी परिवर्तन भी किया गया। 1919-20 की जो शिक्षा नीति थी, इसको नई शिक्षा नीति या संशोधित शिक्षा नीति भी कहते हैं। संशोधित शिक्षा नीति में इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका व्यवसायीकरण ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। व्यवसायीकरण यानी व्यवसाय से जोड़ करके लोग जो है अपने कला कौशल का विकास करके जीवन यापन और शिक्षा दोनों ग्रहण कर सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी अत्यधिक बढ़ावा दिया गया। इस शिक्षा नीति में शोध को भी विशेष रूप से बढ़ावा देने का कार्य किया गया और पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को भी विशेष रूप से शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो प्रबंधन MBA का जो कोर्स होता है उससे संबंधित इसमें विस्तृत और व्यापक रूप से आगे बढ़ाने संबंधी और कृषि क्षेत्र से संबंधित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कलात्मक गतिविधियों को भी इसमें जो है इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है विशिष्ट कोर्स के अंतर्गत। फिर विशिष्टीकरण यानी शिक्षा के सभी क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन किया गया ताकि आधुनिकीकरण करते हुए उस व्यक्ति का उसमें जीवन यापन संभव हो सके। यानी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में जो विशिष्टीकरण किया गया, यानी आधुनिकीकरण करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उसको सीखने में, उसको
उसके आधार पर व्यवहार और गुणात्मक परिवर्तन करके जीवन यापन करने संबंधी सभी गतिविधियों में विशिष्टीकरण किया गया। साथ में चिकित्सकीय क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे जीव जंतु से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण वनस्पतियों से संबंधित हो, यानी चिकित्सा संबंधी भी गतिविधियों को या शिक्षा को भी बढ़ावा देने का इसमें कार्य किया गया। और कृषि का आधुनिकीकरण, यानी कृषि को विज्ञान और प्रौद्योगिकी ढंग से करने हेतु इसको भी प्रोत्साहन इस शिक्षा नीति में दिया गया है। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि शिक्षा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ करके विशेष रूप से व्यक्ति को सिखाने, समझाने, बताने और जीवन यापन करने के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसे तैयार करते हुए शिक्षा का प्रारूप तय किया गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से भी तैयार करने का प्रावधान है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी वो पढ़ लिख करके उसके अनुसार अपना अच्छा जीवन यापन आय अर्जित कर सकता है। इस प्रकार इस शिक्षा नीति में यह बल दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये सभी से जो प्रारूप है एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ते गए और आज के समय में अपना यह व्यावसायिक और प्रबंधकीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में एक आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार बनता गया, बदलता गया, आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करता गया और किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण और सफल जीवन का निर्माण हेतु अपना व्यावसायिक स्वरूप अपनाता गया। आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।